हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये चीज़ें ना तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेजेस नहीं सिखाने वाले। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे पास पेशेंस बहुत कम है और तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे एक चैनल का लिंक दिया है, उसको जाके तुम सब्सक्राइब कर देना और फिर इस वीडियो को तुम यहीं पे छोड़ के जा सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ 30 सेकंड डोपामिन स्पाइक करने वाली रील। दिस इज अ फुल फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियो जो कि ऑनेस्टली तुम्हें काफ़ी बोरिंग भी लग सकती है। बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इस वीडियो में तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने आप को यंग एज में फाइनेंशियली ग्रो करने में और साथ ही साथ एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में अपने कॉलेज के साथ, और आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी कि मैं कितनी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू। नाउ क्या हो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, आईटीसी, टाटा स्टील एक्सेट्रा सारी कंपनीज का मालिक हूँ। तुम प्रॉब्लम मेरे पर हंस रहे होगे बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज मेरे पास इन कंपनी के शेयर्स हैं। सो टेक्निकली आई एम द पार्शियल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, यानी कि अगर ये कंपनीज पैसा कमाएंगी तो ऑटोमेटिकली मैं भी पैसा कमाऊंगा। तुम सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। नाउ ये टर्म सुनते ही ना सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड के अंदर आती है कि ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है, यही सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आती है। मैं बोलता हूँ 110% ये गैम्बलिंग है अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है, तुम्हें टेक्निकलिटीज़ पता है, तुम्हें अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना आता है, तुम्हें बैठ के रिसर्च करना आता है, दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग। यार बिना पढ़े अगर सीए का पेपर देने जाओगे तो फेल तो हो गई ना। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बिना समझे हम लोग मार्केट से पैसा कमाना चालू कर देंगे, और फिर यही लोग जब पैसा नहीं बना पाते हैं तो दूसरों को ज्ञान पिलना चालू करते हैं कि मेरे चाचा के ताऊ के लड़के ने मार्केट में इतना पैसा डुबा दिया। डुबाना ही था यार, क्योंकि उसने कभी खुद से कुछ एनालिसिस करा ही नहीं। उसके दोस्त उसे स्टॉक्स रिकमेंड करते थे, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके स्टॉक्स की रिकमेंडेशन लेता था, उसके पीछे कभी कोई एनालिसिस था ही नहीं, तो पैसा तो डूबना ही था। अगर मैं अपनी बात करता हूँ यार, तो मैंने पहली बार मार्केट के बारे में सुना था 2022 के स्टार्टिंग में, जब मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड के घर पे गया था। तो उसके भाई से ऐसी मेरी बात वगैरह चल रही थी, तो बातों बातों में स्टॉक मार्केट की बात निकली एंड फिर उसने मुझे बताया कि यार वो इन्वेस्टिंग वगैरह करता है और ट्रेडिंग वगैरह करता है और वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है। और उस पॉइंट पे ना मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, बट इतना सीरियसली भी मैंने इस चीज़ को नहीं देखा था। उसके बाद मेरे को याद है जब मैं डीयू गया तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो बहुत भोला वाला टाइप का है, बहुत सीधा साधा टाइप का, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कॉलेज में बच्चे थोड़े हरामी टाइप के होते हैं, तो वो बहुत इंट्रोवर्ट नर्ड टाइप का बच्चा था। तो बातों बातों में ना उसने मेरे को अपना एक बार पोर्टफोलियो दिखाया एंड उसका पोर्टफोलियो देख के ना आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार भाई साहब कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसके बारे में मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता। बिकॉज अगर हम लोग डेटास पे भी बात करें तो इंडिया में मात्र 7 से 8% लोग ही अभी भी इक्विटी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। 2020 में तुम्हें याद होगा जब कोविड आया था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरी दुनिया रो रही थी, कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ने इतना पैसा बनाया जितना तुम और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स करके एक बहुत फेमस कंपनी है, तुमने जरूर सुना होगा उसके बारे में। उस टाइम पे वो 75 पे ट्रेड करती थी, अभी वो 600 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज करके एक बहुत फेमस कंपनी है मुकेश अंबानी की, उसके बारे में तुमने सुना होगा। उस टाइम पे वो 900,000 पे ट्रेड करती थी, अभी वो 2500 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। होने को तो यार उसने 2800 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, बट जब से वो डीमर्जर की न्यूज आई है, वो स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, जियो फाइनेंशियल अलग हुआ है, तब से वो 2500 रुपए दिखा रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वो 2800 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। और ये तो मैं तुम्हें सिर्फ उन कंपनीज के नाम बता रहा हूं यार जो कि तुमने मोस्ट प्रॉब्ली सुन ही रखे होंगे। कहने का मतलब सिंपली इतना है कि जितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। नाउ यहाँ पे ना एक चीज फोकस करने की जरूरत है, मैंने बोला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो उन कंपनीज ने अच्छे रिटर्न दिए हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस करना, जो कि मेजॉरिटी लोग करते नहीं है। एरी गैरी कंपनीज पे पैसा डालते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया मेरा पैसा डूब गया। नहीं चाचा, आपका पैसा डूबा नहीं, आपने अपना पैसा डुबाया। क्या आपने एक बार भी देखा जिस कंपनी में आप पैसा डाल देते उस पर कितना कर्जा था, उस कंपनी कितने लॉसेस अगर करी थी, उस कंपनी का पी रेशियो कितना हाई था, उस कंपनी का पीबी रेशियो कितना उठा हुआ था, उसके सीईओ पे कितना बड़ा केस चल रहा था, उसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी गिरती जा रही थी, वो कंपनी कितना कैश बर्न कर रही थी? नहीं देखा ना, क्योंकि आपके तो दोस्त ने आपको स्टॉक रिकमेंड करा था कि ऊपर जाएगा भाई उठा ले, तो पैसा तो डूब नहीं था। और ऐसा नहीं है कि यार इस बहती गंगा में मैंने कभी हाथ नहीं धोया। जब मैं मार्केट एंटर करा था ना तो मेरे को पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। पेनी स्टॉक्स मतलब यार वो स्टॉक्स जो बहुत सस्ते होते हैं। इसकी हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि जितने भी 50 रुपये से नीचे के स्टॉक्स होते हैं या फिर $1 से नीचे के स्टॉक्स होते हैं उनको हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी चांसेस यही होते हैं कि यही जाके आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल तुम सुनते होगे राकेश झुनझुनवाला की, उन्होंने टाइटन के शेयर को 3 रुपये पे खरीदा था, अभी वो 3000 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो ये स्टॉक्स ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे।
तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में अच्छा खासा कैपिटल डाला, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लॉसेज होने लगे, 30% लॉस, 40% लॉस, 50% लॉस। और जब अकल आई तब रियलाइज हुआ कि यार जिन कंपनीज के अंदर मैं पैसा डाल रहा हूँ ये तो फंडामेंटली बहुत खराब है, कुछ कंपनी की तो फंडामेंटल डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं है। फिर वहां से धीरे धीरे बेसिक बनाना चालू करा, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस गैदर करना चालू करा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके डिसेंट इनकम बनाना चालू करा। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि बिना सीखे यू कांट एक्सपेक्ट टू मेक मनी, एज सिंपल एज दैट। और तुम सोच रहोगे कि भैया इतना बात को घुमा के आ रहे हो, सीधे पॉइंट पे आओ। देखो सीधे पॉइंट पे आता हूं। पिछले 5-6 महीने से आई एम जनरेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट थ्रू ट्रेडिंग कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। नाउ स्विंग ट्रेडिंग क्या है समझाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं बिकॉज उसके लिए मैंने वो सेपरेट चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट में पैसा कमाने का एक सिंपल सा फंडा होता है। तुमने किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा, वो स्टॉक 110 पहुंचा और तुम 10% का प्रॉफिट बुक करके निकल गए। मतलब तुमने 1000 रुपए लगाया तो तुमने 100 रुपए कमाया, तुमने 10,000 रुपए लगाया तो तुमने 1000 रुपए कमाया, तुमने 1 लाख रुपए लगाया तो तुमने 10,000 रुपए कमाया। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो कि ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ चुकी होगी। ना मार्केट के अंदर ना मेजरली 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। देखो अगर हम लोग इसको बहुत डीप में क्लासीफाई करने जाएं तो बहुत तरह की हो सकती है, जैसे BTST बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। बट तुम्हें इजी वे में समझाने के लिए मैंने मेजरली इसको 3 तरीके से क्लासीफाई कर लिया। सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा है इंट्राडे। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने में रहेगा, बट एक बेसिक आइडिया मैं तुम्हें हर एक चीज का देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर कट पिक्चर पता चल जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो जब भी तुम किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, मे बी फॉर 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी जब तुम स्टॉक खरीदते हो तुम्हारा इंटेंशन ये होता है कि तुम उसको लंबे समय के लिए होल्ड करोगे। दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर रिस्क होता है। अगर तुम सही कंपनीज के अंदर पैसा डाल रहे हो या तुम इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया या तुमने ETF निफ्टी 20 में पैसा डाल दिया तो तुम्हारा रिस्क ही पूरा खत्म हो जाता है और तुम्हें आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इस चीज से उनको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है। नाउ कंपाउंडिंग का सिंपली मतलब है कि तुम्हें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने मार्केट में 1000 रुपए लगाया पहले साल और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा मार्केट में पैसा 10% से ग्रो करेगा। ऑल्दो अगर हम लोग निफ्टी के प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स को देखें तो वो ऑन एन एवरेज 15% निकल के आते हैं, बट तुम्हारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा पैसा 10% से मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो पहले साल तुम कितना कमाओगे? 1000 का 10% यानी तुम कमाओगे पहले साल 100 रुपए। ना एक बात बताओ, उसके अगले साल जो तुम्हें 10% का रिटर्न आएगा क्या वो 1000 रुपए पे आएगा? नहीं, तुम्हें आएगा 1100 रुपए पे। यानी उसके अगले साल तुम 100 रुपए नहीं कमाओगे, उसके अगले साल तुम 110 रुपए कमाओगे। और इस तरीके से तुम्हारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके वेल्थ अच्छी खासी जनरेट हो जाएगी। एक बहुत फेमस बुक है यार, रिच डैड पुअर डैड करके, उसके बारे में तुमने जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। उस बुक के अंदर ना एक ही चीज बोली गई है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ, पैसे से पैसा बनाना सीखो, अपने असेट्स को बढ़ाओ, लाइबिलिटीज को कम करो। उस बुक के अंदर सिर्फ यही चीज बोली गई है एक स्टोरी के थ्रू। नाउ तुम्हें पता है क्या लग रहा होगा कि भैया मार्केट में लगाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, लाखों रुपए, करोड़ रुपए। मैं बोलता हूं अगर तुम महीने का 500 से 1000 या 1500, 2000, 2500 जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं इससे तुम्हें कितना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलने वाला है। एक छोटी सी मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि इससे तुम्हें कितना फायदा मिलेगा आगे जा। ये पार्ट मैं वीडियो के लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज इंटरनेट नहीं था तो मैं तुम्हें इसमें दिखा नहीं पाया। ये मैं कर लेता हूं यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, ताकि डायरेक्टली मैं तुम्हें सफारी में दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला SIP कैलकुलेटर। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी तुम महीने की एक फिक्स डे को एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हो हर महीने। तो यहाँ पे मैं गया पहली लिंक में SIP कैलकुलेटर। मान लेते हैं तुम महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो 1000 रुपये। किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1000 रुपये मान लेता हूँ। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 12 से 15% के बीच में कहीं भी आ जाता है। अगर तुम बहुत सेफ भी खेलना चाहते हो तो 12 से 15% तुम्हारा निकल जाता है। मैं एग्जांपल के लिए 15% ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम ले लिया 10 साल। ठीक है, अभी 10 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं और सिर्फ 1000 रुपये तुमने मंथली इन्वेस्ट करा। तुम्हारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 रुपये और जो तुम्हारी टोटल कैपिटल बनी वो बनी 2,78,000, यानी तुम्हारा ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा हो चुका है 10 साल के अंदर। और सिर्फ 1000 रुपये हम मंथली इन्वेस्ट करें, जो कि हम पिज्जा और ये बर्गर वर्गर में उड़ा देते हैं। अब यहीं पे ना मैं सिर्फ टाइम पीरियड को 10 की जगह कर देता हूं 15 साल। अब तुम्हारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1000 रुपये के हिसाब से मंथली 1,80,000 रुपये तुमने इन्वेस्ट करा और जो तुम्हारी टोटल वैल्यू निकल के आई, टोटल तुमने बनाया दैट इज 6,76,000, यानी ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना तुमने कर लिया। अब यहीं पे थोड़े बहुत चेंजेस तुम अपने हिसाब से कर सकते हो यार। तुम यहाँ पे 1,000 रुपये की जगह तुम महीने का अगर इसमें
5,000 रुपये या 4,000 रुपये तुम इसमें इन्वेस्ट करते हो 15% के हिसाब से 15 साल के लिए, तो तुमने इन्वेस्ट करा 7,20,000 रुपये और तुमने टोटल बनाया 27 लाख। यहीं पे मैं 4,000 की जगह इसको 10,000 रुपये कर दूं, मानता हूं बहुत ज्यादा है, बट एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये कर दिया, तो तुम्हारा कितना बना, तुमने 18 लाख रुपए लगाया और तुम्हारा 15 साल जाके बाद बना ये 67,68,000। नाउ कंपाउंडिंग के अंदर ना एक चीज बोली जाती है कि यहाँ पे ना अमाउंट से ज्यादा मैटर करता है टाइम फ्रेम। बिकॉज अगर यहां से मैं हल्की सी हलचल करूं टाइम फ्रेम के अंदर, 15 साल की जगह अगर मैं इसको 20 साल कर दूं, क्योंकि हम 20 ईयर्स के तो 20 साल मतलब ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ऑनेस्टली 20 साल बहुत ज्यादा हो गया, बट ठीक है लोग करते हैं तो मैं 20 साल मान लेता हूं। तो तुमने इन्वेस्ट करा 24 लाख रुपए और तुम्हारा टोटल जो रिटर्न निकल के आया वो है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपाउंडिंग का फायदा देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बोली जाती है कि यहां पे अमाउंट से ज्यादा मैटर करता है कि तुमने कितने टाइम फ्रेम के लिए डाला या कितने लंबे समय के लिए तुमने मार्केट के अंदर डाला, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग का फायदा, जिसको जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएं एंड जितनी अर्ली एज से हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें, उतनी ही जल्दी हम लोग एक अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम एक अच्छे रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ पर्सनली यार अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि यार जिस हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल है या जिस हिसाब से मेरी हरकतें हैं, इतना लंबा जी नहीं पाऊंगा। बट प्रीफर नहीं करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूं। कहने का मतलब सिंपली इतना है कि यार अगर मेरे पास महीने का 15,000 रुपए आ रहा है तो उसमें से 7,000 रुपए मैं डाल देता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और 8,000 रुपए यूज कर लेता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज मैंने पहले ही बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, जितनी अर्ली एज में स्टार्ट करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें कंपाउंडिंग का आगे जाके फायदा देखने को मिलने वाला है। एंड ऑनेस्टली ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में एजुकेट करो एंड उनको बताओ कि ये चीज करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो पहली होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि तब होती है जब तुम किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो। इससे तुम्हें कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है एंड तुम्हें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मेन चीज इसमें याद रखना कि इसके लिए हमें करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ी राइटिंग खराब है बट एडजस्ट कर लेना। इसके लिए हमें करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम, उसके असेट्स, लाइबिलिटीज, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप की ट्रेडिंग आती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। देखो जब तुम किसी स्टॉक को 7 से 10 दिन के लिए होल्ड करते हो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, दैट इज नोन एज स्विंग ट्रेडिंग। अभी जो मैंने 7 से 10 दिन का टाइम फ्रेम बोला ना, ये मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, टारगेट हिट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, मे बी 2 हफ्ता लग जाता है, 3 हफ्ता लग जाता है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, और कभी कभी टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर भी हिट हो जाते हैं। एक काम करता हूं, सीधे मैं तुम्हें अपने जीरोधा का पीएनएल दिखाता हूं, जो इस महीने के ट्रेड्स हैं या फिर जो प्रीवियस मंथ के मेरे ट्रेड्स होंगे, रिसेंटली के जो होंगे, वो सारे तुम्हें मैं दिखा दूंगा, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में बनी रहे कि मैं एग्जीक्यूट करता हूं तभी तुम्हें बता रहा हूं। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली अगस्त के महीने के ट्रेड्स की बात करूं तो इसमें मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए और जितना भी प्रॉफिट बुक करा है, मैं तुम्हें ट्रांसपेरेंटली वो दिखाता हूं, ताकि ये चीज तुम्हारे माइंड में बैठे कि ये हवाबाजी नहीं है। देखो अभी जो सबसे रिसेंट ट्रेड मैंने लिया है, आज है 12 तारीख, 12 अगस्त आज है। जो रिसेंट ट्रेड मैंने लिया है वो है लॉरेंस लैब्स में, जिसमें मैंने अराउंड 4,200 रुपए बनाया, 4.5% का ऑलमोस्ट रिटर्न था। यहाँ पे तुम देख सकते हो बाइंग डेट है 4 अगस्त और इसको मैंने बेचा था 8 अगस्त को। तो ये लास्ट ट्रेड मैंने लिया था अभी 4 दिन पहले का, जो है 12 अगस्त आज है तो 8 तारीख को मैं निकला था, 4 दिन पहले अराउंड 4 दिन के अंदर मैंने कितना बनाया था, 4,000 रुपए बनाया था। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड है वो है ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट को मैंने होल्ड करा था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ता, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने बनाया 2,500 से ऊपर। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो बाइंग डेट 17 जुलाई को मैंने खरीदा था और 4 अगस्त को मैंने ये स्टॉक को बेचा। इसमें मेरा अराउंड बना 2,500 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टास। वोल्टास वाला जो ट्रेड है ना, ये बहुत मेरे लिए मतलब अच्छा ट्रेड है, बिकॉज मानता हूं इसमें सिर्फ 1,000 रुपए बना अभी, बट इसका रीजन ये है कि ये मैंने सेम डे खरीद के सेम डे बेचा था। ये तुम देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ सीधे जीरोधा का पीएनएल में। 4 अगस्त को मैंने खरीदा था और 4 ही अगस्त को मैंने सेल कर दिया था, बिकॉज टारगेट्स उसी टाइम पे हिट हो गए थे, तो मैं सीधे प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। उसके बाद एक सेल का ट्रेड लिया था यार। ये वाला ट्रेड ना बहुत ज्यादा यादगार है, बिकॉज इसमें मैंने काफी लंबे समय होल्ड करा। जैसे कि मैंने बोला कभी कभी टारगेट हिट्स करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 3,000 रुपए के आसपास बनाया था और इसको मैंने खरीदा था 7 जून को और मैंने बेचा इसको 13 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने इसको होल्ड करा। एंड यही मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि एनालिसिस के बाद भी कभी कभी टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लग जाता है या टारगेट हिट आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से तुम्हें होल्ड करना पड़ता है। तो इसमें सेल में अराउंड 3,000 रुपए के आसपास मैंने बनाया। और करेंटली जो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है वो जी मीडिया पे चल रहा है, जिसमें अराउंड 24% का रिटर्न मैं जनरेट कर चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें 1,600 रुपए के आसपास बन रहा है। आई नो रिटर्न बहुत कम है, बट परसेंट देखोगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कैपिटल है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और लास्टली जो अभी मेरा करंटली ट्रेड चल रहा है, जिससे मैं या शायद 2 से 3 दिन के अंदर मैं निकल जाऊंगा, वो है अशोक लेलैंड पे, जिसमें मेरा अराउंड बन रहा है 7,900 के आसपास। तो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं,
तो इस महीने की अब ये 12 तारीख चल रही है, जो प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं वो मैंने ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार रुपए का कर लिया है, और जो बाकी बचा हुआ है, जो अभी नहीं करा है, जो 2 से 3 दिन के अंदर मैं निकलूंगा, उसमें मेरा अराउंड 8 से 9 हज़ार रुपए का मेरा बन जाएगा। देखो मुझे पता है कि यार बहुत ज्यादा रिटर्न, मेरा टारगेट कभी अमाउंट में नहीं था, मेरा टारगेट था कंसिस्टेंट रिटर्न्स को जनरेट करना। तो आगे जाके अगर मैं कैपिटल बढ़ाता भी हूं तो अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी। नाउ तुम्हें पता है क्या लग रहा होगा कि यार ये चीज ना बहुत ज्यादा गिमिकी है, मतलब आपने स्टॉक को उठाया और इस स्टॉक को बेच दिया, प्रॉफिट बुक करके निकल गए। देखो इसके पीछे ना काफी ज्यादा एनालिसिस होता है, काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफी टाइम तक एक स्टॉक को देखना पड़ता है कि कब वो बाइंग जोन के अंदर आए। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं यार, जैसे मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट पड़ा होगा उस एनालिसिस का जो मैंने करा था। जी मीडिया वाला जो ट्रेड लिया था उसमें ये तुम देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, जी मीडिया का चार्ट है जिसमें एक ये पैटर्न बन रहा है जिसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, जिसमें जो तुम स्टार्टिंग में देख रहे हो ये इसका पिलर होता है और ये इसके फ्लैग होते हैं, इसके बाद जाके ब्रेकआउट आता है। तो काफी टाइम तक इसको एनालाइज करा, जब पैटर्न बना उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। एक जो तुम्हें ट्रेड होगा ओरिएंट सीमेंट का, मैंने जो बोला था तुम्हें, जिसमें मैंने 3-3.5 हज़ार रुपए के आसपास बनाया था, उसमें ये देख सकते हो तुम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके बनाया है कि यार यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, जिसको हम लोग सॉसर पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें ऐसे करके एक यू शेप बनता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आता है। तो काफी ज्यादा मतलब इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है, बट ऑनेस्टली जिसको सीखना होता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। बिकॉज इनिशियली मैं मानता हूं कि काफी गलतियां भी करी हैं, बट जब इंसान को अकल आ जाती है ना, वो समझ जाता है कि यार सिर्फ हवाबाजी करके नहीं होगा, असल में एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा। जब सीखते हो तब जाके ये चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं यार कि हवाबाजी कुछ नहीं है, जो है प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे होता है, फिर भी रिस्क होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि यार मैंने इतने सारे एनालिसिस करा उसके बाद रिस्क नहीं है, रिस्क हमेशा होता है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत टेक्निकल टर्म्स है, आगे कभी बताऊंगा, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्विंग ट्रेडिंग में तुम किसी स्टॉक को ऑन एन एवरेज 7 से 10 दिन के लिए होल्ड करते हो, कभी ज्यादा कभी कम, और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, जिसके लिए तुम्हें करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब तुम प्राइस एक्शंस को देखते हो या मतलब प्राइस के मूवमेंट को देखते हो किस तरीके से हो रहा है, उस जगह पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोई काम नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया, वो चार्ट्स वगैरह जो पैटर्न्स बन रहे हैं या कौन सा स्टॉक कब ब्रेकआउट देने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऑन एन एवरेज इतना बनता है अगर तुम सही तरीके से ट्रेड लेते हो या सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हो, अच्छे खासे रिटर्न्स को जनरेट करते हो। बट जरूरी नहीं है, कभी 5,000 बन सकता है, कभी 10,000 बन सकता है, कभी 15,000 बन सकता है, बट द पॉइंट इज कि अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, जिसमें तुम स्टॉक को ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ता होल्ड करते हो और बुक करके निकल जाते हो, जिसके लिए तुम्हें करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद तीसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो जब तुम स्टॉक को सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हो, दैट इज नोन एज इंट्राडे। नाउ इंट्राडे के अंदर तुम्हें लीवरेज देखने को मिलता है। लीवरेज मतलब क्या होता है, मान लो तुमने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया और तुमने 10% का रिटर्न जनरेट करा, तो सोचो तुम्हारा कितना पैसा बना, 10,000 रुपए नहीं, तुम्हारा बना 50,000 रुपए। बिकॉज जब तुम किसी स्टॉक को इंट्राडे में खरीदते हो और जब तुम 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हो, तो वो कैपिटल अपने आप 5 लाख की बन जाती है, फिर उसके हिसाब से रिटर्न्स कैलकुलेट करे जाते हैं। आई नो यार थोड़ा सा अजीब सी लग रहा होगा, क्या हवा मतलब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मैं इसको इतना टेक्निकल नहीं बनाना चाहता, थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें बता रहा हूं। देखो जब तुम इंट्राडे के अंदर किसी स्टॉक को खरीदते हो, मान लो तुमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, अब इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, लिवरेज मिलेगा। यानी ये कैपिटल जब मार्केट में लगेगी तो ये कैपिटल 5 लाख रुपए कंसीडर करी जाएगी, और अगर तुम 10% का रिटर्न जनरेट करते हो तो तुम्हारा 50,000 रुपए बनेगा, और 10% का अगर लॉस करते हो तो तुम्हारा 50,000 नेगेटिव में चले जाएगा। अब तुम सोचोगे कि भैया ये 1 लाख रुपए की कैपिटल 5 लाख कैसे बन गई। इसका सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि जब भी तुम किसी स्टॉक को अगर इंट्राडे में खरीदते हो, जब तुम ऑप्शन सेलेक्ट करते हो किसी भी ऐप में, चाहे जीरोधा हो गया, रेलिगेयर हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जितनी भी ऐप्स होती हैं, हर ऐप अपने अपने हिसाब से लिवरेज देता है। तो जब तुम 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदते हो इंट्राडे के अंदर, तो वो स्टॉक तुम्हें 4 से 5 गुना सस्ते मिलते हैं, एंड ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, तुम्हें इंट्राडे में काफी ज्यादा रिस्क भी होता है, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूं इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, बहुत साइकोलॉजिकल अपना डिसिप्लिन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न्स भी इसके अंदर बन जाते हैं। सबसे बेसिक होता है ये तो खैर मतलब कुछ है नहीं इसमें, बस तो आपको कंपनी को एनालाइज करना है, उसमें पैसा डाल दो, ये थोड़ा सा दिमाग मांगता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल होता है इंट्राडे, फिर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है इंट्राडे, जिसमें तुम स्टॉक सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हो। इसके लिए भी तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी जनरल ओवरऑल चीजें रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग।
मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने में रहेगा। प्रैक्टिकली हम लोग पैसा बनाएंगे भी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यार मेनली हमें चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, कुछ पैटर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो इस चीज के लिए मैंने उस चैनल को क्रिएट कर दिया है जहां पे मैं वीकली बेसिस पे तुम्हें उन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि ब्रेकआउट देने वाले हैं, और सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगा, पूरा चार्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करके बताऊंगा कि क्यों मैं तुम्हें इन स्टॉक्स को रिकमेंड कर रहा हूं। और जो भी टेक्निकल टर्म्स आते जाएंगे उसे तुम्हें मैं हाथों हाथ सिखाता रहूंगा, जैसे स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी टर्म्स यूज होते जाएंगे उसको मैं तुम्हें हाथों हाथ सिखाता रहूंगा। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी लेकर आऊंगा यार जो इस फील्ड के अंदर बहुत लंबे समय से बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ताकि हम लोग साथ में मिलकर ग्रो कर सकें और आगे जाके हम लोग एक कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। आई नो अभी भी तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार कि क्या भैया मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाऊं, कौन सा ऐप सबसे बेस्ट रहता है, कैपिटल कैसे लाऊंगा। आने वाले टाइम पे उस चैनल पे सारे आंसर्स दूंगा, बट अभी मेरा सिर्फ एक पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, तुम्हें रियलाइज करवाना कि यार एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और आज जितनी भी तुम्हें ये अच्छी कंपनी के स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, ये आने वाले 5 से 10 साल के अंदर बहुत 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 तगड़े रिटर्न देने वाले यार, बिकॉज ये पूरी दुनिया डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही लिंक्ड है। जो हम अपनी एफडी कराते हैं, हमें एफडी में साल का 5 से 6% का रिटर्न आता है, उसका मेजॉरिटी पैसा भी एट द एंड ऑफ द डे बैंक मार्केट के अंदर ही लगाती है। जो हम टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, उसका मेजॉरिटी पैसा मार्केट के अंदर ही लगता है। बस फर्क इतना होता है कि यार हमें इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम लोग इससे दूर भागते रहते हैं, बट रियलिटी में पूरी इकोनॉमी लिंक्ड है मार्केट के साथ। बाकी दिस इज एंटायरली योर डिसीजन। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूंगा यार, जब भी लाइफ में कोई नई चीज़ स्टार्ट करने जाओगे ना, 4 लोग जरूर बोलेंगे कि यार ये तू क्या कर रहा है टाइम बर्बाद, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, चीज़ें सीखते जाओगे, एक टाइम के बाद प्रॉफिटेबल बन जाओगे, सारे आंसर्स एक साथ मिल जाएंगे। बट तब तक के लिए एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार जो चैनल का लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दिया है उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं लास्टली जाते जाते 2-3 कंक्लूजन बता के जाना चाहता हूँ। अगर तुम इस चीज़ को सीरियसली देखते हो तो तुम एक कॉपी पेन लाओगे और उसके अंदर लिखोगे। पहली चीज़, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं सीखूंगा। पहला कंक्लूजन क्या है कि पहले मैं लर्न करूंगा, मेरी प्रायोरिटी कि मैं पहले सीखूंगा, उसके बाद मैं अर्न करूंगा या फिर मैं कमाऊंगा। दूसरा कंक्लूजन ये है कि मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग इफ यू हैव द नॉलेज। मार्केट सट्टा नहीं है अगर तुम्हें इस चीज की नॉलेज है, तुम्हें एनालाइज करना आता है। ऑब्वियसली रिस्क होता है यार, रिस्क तो हर चीज के अंदर है, बट अगर तुम्हें एनालिसिस आता है तो तुम उस रिस्क को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैनेज कर सकते हो। सेकेंड, मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है अगर आपके पास उस चीज की नॉलेज है। तीसरी चीज, जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करने जाओगे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल गेट द रिजल्ट्स 110% आएंगे अगर तुम उस चीज में कंसिस्टेंट हो। इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें थी अभी भी तुमसे डिस्कस करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाता इस वीडियो को। ऑलरेडी मेरे को नहीं पता कितना लंबा बन चुका है, बहुत टेक्निकल बातें भी हो गई बीच बीच में, जो मेरा इंटेंशन नहीं था करने का। अगर तुम इस चीज़ को सीरियसली देखते हो ना तो मुझे ये 3 चीज़ें कॉमेंट करके बता देना। जो भी मैंने अभी तुमसे 3 कंक्लूजन लास्ट में बोले उसको कॉमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।